हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? होपफुली सब अच्छे ही होंगे। तो बच्चों हम लोग फिजिक्स के आज फर्स्ट चैप्टर के लास्ट वीडियो में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग एक डाउट क्लियरिंग क्लास रखे हैं, दैट इज़ ऑन सैटरडे 4 PM मोस्ट प्रोबेबली। एंड उसमें सारे बच्चों को प्रेजेंट होना है और अपने डाउट्स को पुट करना है वहाँ पर। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर नहीं हो पाए देन हम लोग और एक क्लास भी रख सकते हैं डाउट क्लियरिंग के लिए। ठीक है, तो आप लोग बस पढ़ाई करो, है ना। डाउट्स हम लोग क्लियर करते रहेंगे। और जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जो वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं बच्चों, प्लीज़ इन्हें बहुत ही सीरियसली आप लोग देखो, बिकॉज आपका 12th बोर्ड है। पता नहीं एग्ज़ाम्स में का सिस्टम इस साल कैसा होगा, बट आपके फ्यूचर के लिए ये नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपके हायर स्टडीज़ के लिए ये इस साल का प्रॉब्लम कोरोना वायरस हम लोग फेस कर रहे हैं, बट आगे चलकर ये नहीं रहेगा होपफुली। और तो हम लोग पढ़ाई को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से नेग्लेक्ट ना करें इस कारण की वजह से। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसके लास्ट वीडियो में पहुंचे हैं, जहां हम लोग गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गॉस लॉ बेसिकली किस चीज के बारे में बताता है ना, अमाउंट ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो हम लोग फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे उसका बस हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे सपोज कर लो यहाँ पर एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, और इसमें सपोज कर लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये अगर एक प्लेन सरफेस है इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली इधर होगा, है ना, एरिया वेक्टर। ठीक है, याद है एरिया वेक्टर किसे कहते थे, है ना। तो इधर हो गया उसका एरिया वेक्टर। अगर सपोज कर लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये सपोज कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लाइन है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, इनके बीच में कुछ एक एंगल है दैट इज थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फ्लक्स कैसे निकालते थे ना, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग फ्लक्स निकाला करते थे, है ना। तो हमारे पास फ्लक्स निकालने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला था दैट इज, और हम लोग इसे लिख सकते थे फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर बिकॉज ये cos थीटा है, cos थीटा यानी कि डॉट प्रोडक्ट, तो फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हम लोग इस तरीके से लिख सकते थे। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और अगर हमें एरिया पता हो, ठीक है, तो हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं, ओके। और बट गॉस, ये इस फॉर्मूला को हर जगह अप्लाई कर पाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो गॉस लॉ एक बनाए और वो क्या बोले देखो, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर नहीं याद आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं गॉस लॉ पे। ठीक है, गॉस लॉ क्या कहता है बच्चों, गॉस लॉ स्टेट्स दैट, गॉस लॉ स्टेट्स दैट the total flux through an enclosed, any closed surface okay, is 1 by epsilon naught times, okay, the total charge enclosed by the closed surface, the total charge enclosed by the closed surface, okay. तो देखो यहाँ पर गॉस बता दिए कि अगर फ्लक्स आपको निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज, है ना, 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज। मतलब सपोज कर लो यहाँ पर एक चार्ज प्लस क्यू है, सपोज कर लो एक क्लोज सरफेस के अंदर वो है, तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, इससे कितने फ्लक्स निकलेगा ना, उसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं, दैट इज
यहाँ पर फ्लक्स कितना हो जाएगा ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर ये सब करने का प्रॉब्लम नहीं रहा, वो सब खत्म। डायरेक्टली फ्लक्स निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कर लो, अब ये सिर्फ स्फेरिकल नहीं, कोई भी क्लोज सरफेस, जैसे सपोज कर लो एक क्यूब है, ठीक है, उस क्यूब के अंदर आप अगर रख देते हो एक चार्ज, ठीक है, क्यूब, ठीक है, क्यूब के अंदर रख दिया एक चार्ज क्यू, तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा ना, फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसी तरीके से सपोज कर लो एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर सपोज कर लो आप रख दिए चार्ज क्यू, तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा ना, फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर गॉस जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज को आसान तरीके से वो बता रहे हैं। ठीक है, टोटल फ्लक्स निकालने का नया तरीका है ना, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, मतलब जो मैथमेटिकल फॉर्मूला था वो नहीं, लॉ के हिसाब से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, दैट इज फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लोज्ड सरफेस, ये क्यूब एक क्लोज सरफेस होता है, उसके अंदर में अगर एक चार्ज रख दोगे सेंटर पर, तो उससे कितना फ्लक्स निकलेगा ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अगर सपोज कर लो एक सिलेंडर हम लोग ले लिए और यहाँ पर एक चार्ज अंदर में रख दिए क्यू, तो उससे कितना फ्लक्स निकलेगा ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसका प्रूफ देखते हैं, है ना, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, हम लोग देखो दो चीज पढ़ चुके हैं गॉस लॉ के हिसाब से। गॉस लॉ के हिसाब से क्या है ना, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग जो मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़े थे उसके हिसाब से, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, मैथमेटिकल फॉर्मूला, उसके हिसाब से फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, है ना, ए वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, दैट इज डी। ओके, इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोगों को फ्लक्स मिल जाएगा, है ना। फ्लक्स का फॉर्मूला अभी हम लोग बता रहे थे थोड़ी देर स्टार्टिंग में, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। अब वही तो है, इंटीग्रेट करोगे ई डॉट डी ए को तो ई डॉट ए आएगा, ई डॉट ए आएगा। ठीक है, और ई ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, है ना, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोगों के पास ये है, और गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स का ऐसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या किस तरीके से करना है। ठीक है, तो सपोज कर लो हम लोग कहते हैं कि एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, इसके चारों तरफ हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गॉसियन सरफेस, एक स्फीयर हम बना दिए, इमेजिनरी स्फीयर। ठीक है, एक इमेजिनरी स्फीयर हम बना दिए, और सपोज कर लो ये उस स्फीयर का सेंटर है जहां चार्ज प्लस क्यू रखा गया है, और इस स्फीयर का रेडियस सपोज कर लो कितना है, आर, कितना है, आर। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो ना, इस स्फीयर पे, ये एक इमेजिनरी स्फीयर है, इसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। तो अगर मान लो यहाँ पर एक स्फीयर होता तो उस स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता, है ना। सपोज कर लो उस स्फीयर के अंदर में चार्ज रखा गया है प्लस क्यू। ठीक है, हम यहाँ पर देखो एक छोटा सा एरिया चूज कर रहे हैं, स्फीयर का सरफेस है ना, उसके सरफेस पे एक छोटा सा एरिया चूज किया। ठीक है, अच्छा, ये जो छोटा सा एरिया होगा उसका एरिया वेक्टर देखो इधर होगा, छोटा सा एरिया डी ए हम चूज किए, है ना, डी मतलब बहुत छोटा सा एरिया। ओके, उसका एरिया वेक्टर इधर होगा, है ना। एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर, जैसे ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे परपेंडिकुलर, है ना। अच्छा, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या इसी डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ पर हम एक क्यू नॉट चार्ज रख देते हैं, इस सरफेस, ये जो सरफेस जहाँ पर हम चूज किए वहां पर अगर हम एक क्यू नॉट चार्ज रख देते हैं, तो ये प्लस क्यू नॉट चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स देगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही आया बच्चों। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो क्रिएट होगा, क्योंकि हम छोटा सा एरिया लिए हैं, तो यहाँ पर जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो छोटा सा फ्लक्स, उसे हम d5 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, d5। d यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है बहुत ही छोटे से वैल्यू को, फ्लक्स का। ठीक है, तो d5 विल बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। उसी तरीके से सपोज कर लो यहाँ पर हम एक छोटा सा सरफेस चूज किए। ठीक है, यहाँ पर देखो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी हम एक छोटा सा एरिया चूज किए डी ए। ठीक है, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, d5 विच इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर।
है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ छोटा सा सरफेस ऐसे 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 करके अगर हम लोग चारों तरफ छोटे छोटे सरफेसेस में फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल फ्लक्स हमें पता चल जाएगा, है ना। अच्छा, छोटे छोटे पार्ट्स का हमें फ्लक्स पता है, इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग ना, टोटल फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और यहाँ पर ऐसे सर्कल बना देंगे जो रिप्रेजेंट करेगा क्लोज्ड सरफेस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्लोज्ड सरफेस को। ओपन सरफेस के लिए ये नियम नहीं है बच्चों, ये क्लोज्ड सरफेस के लिए लॉ है, ठीक है। जैसे स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, ये सब क्लोज्ड सरफेस है। तो टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे, सारे छोटे छोटे फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, सारे छोटे छोटे फ्लक्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई की जगह क्या लिखेंगे, ई डॉट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओके, अच्छा एक चीज हमें बताओ, चार्ज Q से ये पॉइंट जितने दूरी पर है, ये पॉइंट भी उतनी दूरी पर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा इस पॉइंट पर, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा इस पॉइंट पर भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर भी उतना ही होगा। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं उसे, है ना। तो क्या आ जाएगा ना, फाई विल बी इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ई को बाहर ले आए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ओके, ठीक है। अच्छा, या फिर इसे करने से पहले आप एक काम कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए है तो उसे हम लिख दिए इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस, अच्छा दोनों के बीच में एंगल देखो कितना है, ये जिस डायरेक्शन में ये भी उसी डायरेक्शन में, एंगल 0, तो कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, है ना। तो फाई विल बी इक्वल टू हाउ मच ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ठीक है। कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालो, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज फाई इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अच्छा, छोटे छोटे एरियाज को जोड़ दोगे तो पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा, है ना, दैट इज एरिया ऑफ द स्फीयर। तो एरिया की जगह हम ए लिख सकते हैं, तो दैट इंप्लाइज फाई इज इक्वल्स टू ई ए, है ना। फाई इज इक्वल्स टू कितना आया, ई ए, ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q by R square, Q by R square, है ना, where R is the radius, where R is the radius or distance from the charge, and area का फॉर्मूला, स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई R square, 4 पाई R square। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, that implies phi will be equal to, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R square into एरिया की जगह लिखेंगे 4 पाई R square। ये देखो 4 कैंसिल हो गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया, R square और R square भी कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या, Q ऊपर में बचा, नीचे में क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। दैट इंप्लाइज phi is equals to Q by epsilon naught। दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ। ओके, तो समझ में आ गया। इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या निकाल सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, है ना। किसी भी क्लोज्ड सरफेस को ले लोगे और उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम स्फीयर लेकर के एग्जांपल इसलिए दिए हैं बिकॉज आपके बुक में स्फीयर लेकर के दिया गया है, हालांकि हम लोग सिलेंडर लेकर के भी कर सकते हैं, हम लोग कोई दूसरा क्लोज्ड सरफेस लेंगे तब भी रिजल्ट यही आएगा, दैट इज phi is equals to Q by epsilon naught। ओके, phi is equals to Q by epsilon naught, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों प्रूफ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखोगे, द नेट वैल्यू ऑफ phi, द नेट वैल्यू of phi, that is electric flux does not depend upon the shape and size of the closed surface, है ना। जो नेट फ्लक्स निकल कर आएगा बच्चों वो शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लोज्ड सरफेस का शेप एंड साइज स्फेरिकल हो तब भी रिजल्ट यही आएगा, क्लोज्ड सरफेस हम सिलिंड्रिकल बनाएंगे तब भी रिजल्ट यही आएगा, है ना। क्लोज्ड सरफेस अगर हम कैसा बनाएंगे, कोन की आकार में बनाएंगे तब भी रिजल्ट यही आएगा, क्यूब के आकार में बनाएंगे तब भी रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। तो जो टोटल फ्लक्स है वो इतना निकल कर आ गया, समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, तो इसे एक बार लिख लें, गॉस लॉ, है ना, ठीक। मिटा लें आप लोग, उसे वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं।
अब हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे गॉस लॉ का। किसका? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, अभी देखो बच्चों, गॉस लॉ यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़े आसानी से निकाल रहे हैं। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत नहीं है ना, और सिर्फ चार्ज पता होना चाहिए और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। एप्लीकेशन में जो सबसे पहला एप्लीकेशन हमें पढ़ना है वो क्या? फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट, ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ओके। तो यहां देखो वो क्या कह रहा है कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, सपोज कर लो, ठीक है, और इसमें यूनिफॉर्म चार्ज पॉजिटिव है, सपोज कर लो पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है। ये काफी बड़ा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, हम लोग सिर्फ कुछ पोर्शन ही शो कर रहे हैं, ओके। हालांकि ये वायर काफी बड़ा है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ओके। अब हम लोगों को इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज हमें बोलेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताओ, ठीक है, या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताओ। ये वायर है, इसमें चार्ज है, ठीक है, ओके। सपोज कर लो क्यू अमाउंट का चार्ज हम लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, क्यू अमाउंट का चार्ज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बहुत लंबा वायर है ना, बहुत लंबा वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो टोटल चार्ज को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर एक टर्म आएगा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके। मतलब क्या है? यूनिट लेंथ मतलब जैसे 1 मीटर, 1 मीटर में कितना चार्ज है, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों लैम्ब्डा, लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल, है ना। टोटल लेंथ सॉरी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? लैम्ब्डा का वैल्यू मिल जाएगा। वेयर लैम्ब्डा इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसे लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। तो ये टर्म यहाँ पर यूज में आएगा, इस चीज को ध्यान में रखो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज कर लो एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, सपोज कर लो एक वायर है जिसका लेंथ है सपोज कर लो 10 मीटर, ठीक है, और 10 मीटर के लेंथ में सपोज कर लो कितना ना 200 कूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 10 मीटर का टोटल लेंथ है ना, और इसमें कितना चार्ज है? 200 कूलम। तो 1 मीटर में कितना होगा, है ना, उसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे, है ना। तो लैम्ब्डा का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो Q बाई एल, Q कितना है बच्चों? दैट इज 200 कूलम। तो 200 कूलम डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है? 10 मीटर। तो ये कितना आ गया? 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 कूलम पर मीटर, 20 कूलम पर मीटर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। और चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ 20 कूलम पर मीटर, 20 कूलम पर मीटर। समझ में आ गया? तो ये वाला टर्म हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे बिकॉज हमारा जो वायर यहाँ पर लिया गया है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे देखो, तो इसे पूरा लिख लेते हैं हम लोग। लेट अस कंसीडर ए थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसका प्रूफ देखो, लेट अस कंसीडर ए थिन infinitely long straight wire having a linear charge density, having a uniform linear charge density lambda, है ना। lambda क्या है अभी आपको बता दी, that is Q by L, या फिर यहाँ पर चाहो तो लिख भी सकते हो where lambda is equals to Q by L, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके। ठीक है बच्चों, नाउ टू डिटरमाइन, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, नाउ टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड
लेट अस चूज। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, चूज ए सिलेंड्रिकल, हम लोग यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। चूज ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस विथ रेडियस r, ठीक है, जिसका रेडियस कितना होगा r। ओके, अब यहां देखो, हम लोग सपोज कर लो ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है उससे r डिस्टेंस पर, जैसे यहाँ पर, ठीक है, उतना उसी को रेडियस मानते हुए हम लोग एक यहाँ पर सिलेंडर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सिलेंडर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक सिलेंडर बना दिए जिसका रेडियस कितना है बच्चों, r है, यानी कि यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना है, r। ठीक है, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना है, r। ओके, अब सिलेंडर में आपको पता होता है सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं बच्चों, 3 सरफेस होते हैं, है ना। सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं, 3 सरफेस। जैसे सपोज कर लो ये एक सिलेंडर है, तो ये एक कर्व्ड सरफेस हो गया, इधर एक फ्लैट सरफेस हो गया, और इधर खुला हुआ है, हालांकि क्लोज्ड अगर होता तो यहाँ पर भी एक फ्लैट सरफेस होता, तो 3 सरफेस है ना। कर्व्ड सरफेस को सपोज हम लोग बोलते हैं क्या ना, S1। यहाँ पर एक छोटा सा, ये जो कर्व्ड सरफेस है उसमें एक छोटा सा हम एरिया चूज किए जिसका एरिया वेक्टर कितना है, ds1 वेक्टर। ठीक है, ds1 वेक्टर। अब यहाँ पर देखो ये जो फ्लैट, ये रेडियस r है ना। हम लोग सिलेंडर जो चूज किए हैं वो हम लोग खुद से चूज किए हैं, तो हम लोग उसका रेडियस कितना रखे हैं, r। रेडियस कितना रखे हैं, r। तो यहाँ पर r को देखो हम पूरा मिटा रहे हैं, या फिर ये r को रहने दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें उसी तरीके से एक एरिया चूज किए, ऊपर में जो फ्लैट सरफेस है उसमें हम एक एरिया चूज किए बच्चों, और उसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, सपोज उसे हम बोले ds2 वेक्टर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ नीचे जो फ्लैट सरफेस है उसमें हम एक एरिया चूज किए, उसका एरिया वेक्टर किधर होगा ना, नीचे की तरफ, दैट इज ds3 वेक्टर, लेट इट बी। अच्छा अच्छा, अब आप बताओ कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से या इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, है ना। अगर चार्ज यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, इधर, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ई वेक्टर। ओके, यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी किधर है, परपेंडिकुलर है ना, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये 4 वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर सपोज कर लो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ds1 वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। ठीक है, ds3 वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ds2 वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है ना। वायर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। उसी तरीके से वायर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा, और नीचे देखो एरिया वेक्टर किधर है, डाउनवर्ड, है ना। अगर ये सिलेंडर है तो ये सरफेस हो गया, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, नीचे की तरफ, है ना, किधर होगा, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। ठीक है, नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि here ds1 vector is parallel to electric field, okay, ये parallel है, comma ds2 vector and ds3 vector are perpendicular to electric field, are perpendicular to electric field। ये लोग दोनों perpendicular हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना। ओके, दिख रहा है आप लोगों को, चलिए बढ़िया। तो जो नेट फ्लक्स आएगा, है ना, फाई का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds। अच्छा, हम a भी लिख सकते थे, है ना। एरिया के लिए हम एरिया वेक्टर a1 लिख सकते थे, da1 da2 da3, एरिया के लिए a वाला टर्म हम लोग यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम s लिए हैं सरफेस का एरिया, तो इसी के लिए s लिख दिए हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बच्चों, है ना। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है ना, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस के लिए यहाँ पर एक सर्कल बना देना है आपको, और कैसे निकालेंगे, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर करके। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ई वेक्टर डॉट ds1 है, ई वेक्टर डॉट ds2 है, ई वेक्टर डॉट ds3 है, तो तीन इलेक्ट्रिक मतलब तीन जगह हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। तो फाई विल बी इक्वल टू, हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर, है ना।
यहाँ पर फ्लक्स निकाले, यहाँ पर फ्लक्स निकाले, यहाँ पर फ्लक्स निकाले, अब सबको जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स पता चलेगा, है ना। यहाँ पर हम निकाल लेंगे फ्लक्स, तो ऊपर वाले सरफेस का इंटीग्रेट कर देने से पूरा फ्लक्स पता चल जाएगा। इस छोटे से एरिया में फ्लक्स निकाले और पूरे में इंटीग्रेट कर दिए तो नीचे जो बेस है उसका पूरा फ्लक्स पता चल जाएगा। कर्व्ड सरफेस में एक छोटा सा एरिया चूज किए, वहां पे फ्लक्स निकाल लिया और फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। बट यहाँ पर देखो हम लोग क्या बोले थे, ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है और ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस एंगल कॉस थीटा आ जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई ds1, ठीक है, ई ds1, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और ds1 के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई ds2, एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds3 है तो इसे लिख सकते हैं ई ds3 cos, इनके बीच में भी एंगल कितना 90 डिग्री। अच्छा cos 90 0 होता है, cos 90 0 तो ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला। तो ये टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम लोग ना, टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई ds1, ठीक है, ई ds1, ठीक है। अच्छा ds1 कौन सा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, ds1 कौन सा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस। और कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds1 और सरफेस एरिया का छोटा छोटा पार्ट इंटीग्रेट करोगे तो कर्व पूरा टोटल कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा और टोटल कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई rl, ठीक है। तो यहाँ पर फाई कितना हो जाएगा ना E इंटू 2 पाई rl, 2 पाई rl, ठीक है। वेल l इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, दिस इज l, ठीक है, दिस इज l, ओके। तो ये हो गया बच्चों क्या, मैथमेटिकली हम लोग इतना निकाल लिए, मैथमेटिकली हम लोग इतना निकाल लिए, ठीक है। अब इधर देखो ये खत्म, इतना फाई का वैल्यू आ गया। अब गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ तो सीधा सीधा कहता है फाई इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2 और दोनों में क्या निकल रहा है फाई, यहाँ पर भी क्या निकल रहा है फाई, तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली तुम किसी भी तरीके से निकालो, मैथमेटिक्स की हेल्प से निकालो, गॉस लॉ की हेल्प से निकालो, फाई का तो वैल्यू सेम ही आएगा ना, है ना। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिए तो हम लोग लिखेंगे q बाई एप्सिलॉन नॉट और e इंटू 2 पाई rl, e इंटू 2 पाई rl, e इंटू 2 पाई rl, ये फाई का वैल्यू इज इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी फाई का वैल्यू है। अच्छा अब उसके बाद देखो क्या होगा ना, q की जगह हम लोग लैम्डा l लिख सकते हैं बिकॉज लैम्डा इज इक्वल्स टू q बाई l, तो q इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू l, तो q की जगह हम लोग लैम्डा इनटू l लिखेंगे। तो e इंटू 2 पाई rl इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू l डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, l और l कैंसिल हो गया, l और l कैंसिल हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हम लोग को क्या निकालना था, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर रखते हैं, 2 पाई r को उधर लेकर डिवाइड कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू ऊपर क्या है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, समझा देते हैं। हम लोगों को निकालना क्या है ना, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, एक बहुत ही लंबा वायर है, उससे कुछ डिस्टेंस पर हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो हम लोग क्या किए, जितने डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है वहां पर हम एक सिलेंडर बना दिए, उतने जैसे सपोज कर लो इस वायर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो हम 5 सेंटीमीटर रेडियस मान करके एक सिलेंडर बना दिए उसके चारों तरफ, ठीक है, ऐसे घुमा दिए, है ना। ये वायर है, उसके चारों तरफ एक सिलेंडर बना दिए जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। अब उसमें फिर हम लोग क्या किए, अलग अलग सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस है, ऊपर में एक फ्लैट सरफेस, नीचे में एक फ्लैट सरफेस, तीनों सरफेस में हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट किए। फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमको पता है, फ्लक्स कैसे निकालते हैं ना, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds वेक्टर, है ना, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ कर्व सरफेस में एक सरफेस छोटा सा चूज किए ds1 और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इसी डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, ds वेक्टर जो एरिया वेक्टर है इसका वो भी इस डायरेक्शन में। यहाँ पर जब हम लोग एक फील्ड मतलब एरिया चूज किया, फ्लैट जो सरफेस है, ऊपर में जो फ्लैट सरफेस है उसमें एक छोटा सा एरिया चूज किया, उसका एरिया वेक्टर ऊपर है परपेंडिकुलरली, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। नीचे में एक फ्लैट सरफेस जो है उसका हम लोग क्या किए, एक छोटा सा पोर्शन चूज किया, छोटा सा एरिया, उसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड है जैसे हम लोग बोले ds3 वेक्टर, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो उन दोनों के बीच में भी एंगल हो गया कितना 90 डिग्री। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस में एक छोटे से पोर्शन में फ्लक्स निकाल लेंगे
और इंटीग्रेट कर देंगे तो कर्व्ड सरफेस वाला टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। फ्लैट सरफेस में इस छोटे से पोर्शन का फ्लक्स निकाल लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो ऊपर में जो फ्लैट सरफेस है टोटल उसका फ्लक्स पता चल जाएगा। नीचे में जो फ्लैट सरफेस है उसमें एक छोटे से सरफेस का हम लोग फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसे छोटे छोटे सरफेस का इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। तो हम लोग वही किए, हम लोग फ्लक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक वेक्टर डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर। फिर तीन एरिया हम लोग चूज किए तो तीन को अलग अलग तरीके से लिख दिए। फिर उसके बीच में मतलब डॉट प्रोडक्ट है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, तो ई ds cos थीटा हो जाएगा, तो ई ds1 cos 0, ई ds2 cos 90, जो एंगल था पुट कर दिए। अब cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो ये दोनों 0 हो गए, बचा सिर्फ कौन ई ds cos 0 is 1, तो ई ds बचा। उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था उसे बाहर ले आए, बचा इंटीग्रेशन ऑफ ds1। s1 कौन सा सरफेस है? कर्व सरफेस। कर्व सरफेस को पूरा इंटीग्रेट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? कर्व सरफेस का वैल्यू कितना होता है सिलेंडर का? 2 पाई rl, तो phi is equals to e into 2 पाई rl निकल गया। उसके बाद हम लोग वापस आए गॉस लॉ पे। गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स एनक्लोज्ड, अगर ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर एक चार्ज है तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कैसे हम लोग निकालेंगे ना, q by epsilon naught, है ना, q by epsilon naught। तो अब दो इक्वेशंस हमें मिल गए फ्लक्स निकालने के, एक तो गॉस लॉ से और एक मैथमेटिकल वे में हम लोग निकाले। अब दोनों को बराबर कर दिए, इक्वेट कर दिए, बिकॉज़ दोनों में phi का वैल्यू पता चल रहा है। तो ए दोनों को इक्वेट करके हम लोग जब सॉल्व किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें मिल गया, दैट इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज द फार्मूला। ओके, क्लियर है? ओके, इसे लिख लोगे बच्चों? ठीक है, ठीक है। तो मिटाते हैं और हम लोग फिर फाइनली बढ़ेंगे अपने लास्ट एप्लीकेशन, दैट इज सेकंड एप्लीकेशन। ये पहला खत्म। जो दूसरा एप्लीकेशन है बच्चों, उसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट व्हाट इनफाइनाइट शीट, प्लेन शीट, है ना, इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब यहां देखो, जो दूसरा एप्लीकेशन है दैट इज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज, ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज्ड infinite plane sheet, infinite plane sheet। ओके, तो यहां पर देखो, जैसे सपोज कर लो यहां पर एक सपोज कर लो एक प्लेन शीट है। ओके, अब इसमें सपोज कर लो चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये देखो चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है इस प्लेन शीट में, ठीक है। हमें इस प्लेन शीट से कुछ दूरी पर सपोज कर लो निकालना क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सिलेंडर चूज करेंगे। देखो सपोज सिलेंडर हम लोग चूज किए, ओके। ठीक है, देखो अब इस प्लेन शीट में बहुत सारे चार्ज स्प्रेड होकर के है ना। अब उसके एक पर्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिंबल होता है सिग्मा, विच इज इक्वल्स टू क्यू बाई एरिया, है ना। जैसे वहां लैम्डा होता था बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाई लेंथ, यहाँ होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है। कितना चार्ज है पर यूनिट एरिया, तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट। जैसे सपोज हम बोलेंगे कि एक प्लेन शीट है जिसका एरिया कितना है ना 5 मीटर स्क्वायर और उसमें चार्ज कितना है ना, सपोज कर लो 30 कूलम,
30 कूलम। ठीक है, अब हम तुमसे पूछेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, उसके जो सरफेस पे हम क्या बोले, एक प्लेन शीट है जिसका एरिया कितना है 5 मीटर स्क्वायर और उसमें टोटल चार्ज कितना है 30 कूलम। अब हम पूछेंगे पर मीटर स्क्वायर कितना चार्ज है, दैट इज सिग्मा, सिग्मा विल बी इक्वल टू Q बाई एरिया, दैट इज 30 कूलम डिवाइडेड बाई 5 मीटर स्क्वायर, दैट इज 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। यानी कि हर 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है 6 कूलम, हर 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है 6 कूलम, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इसका भी यूज होगा यहाँ पर, इसी के लिए बता दिए। ओके, अब यहाँ पर देखो, सपोज कर लो तो यहाँ पर कितना चार्ज है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू Q बाई A, दैट इंप्लाइज Q इज इक्वल्स टू सिग्मा A, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू A, चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू A। अच्छा, यहाँ से यहाँ पर एक पॉइंट हम चूज किए, एक सरफेस हम चूज किए, ठीक है, ये देखो ये फ्लैट सरफेस है, ये पूरा एक सिलेंडर है, ठीक है, उसका ये फ्लैट सरफेस यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस हम चूज किए छोटा सा, और सपोज कर लो यहाँ पर 3 जगह पर हमें चूज करना होता है सिलेंडर में। अगर हम लोग सपोज कर लो क्या करते हैं, देखो ये फ्लैट सरफेस है, इसमें से एक छोटा सा सरफेस चूज किए, वहां पर फ्लक्स कितना निकाल लेंगे, तो सारे छोटे छोटे सरफेस का इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा इस फ्लैट सरफेस में कितना है। उसी तरीके से देखो ये कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया चूज किए, उसमें से टोटल फ्लक्स कितना है अगर पता चल जाता है तो ऐसे छोटे छोटे एरियाज को जोड़ देंगे तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया का फ्लक्स पता चल जाएगा। उसी तरीके से इधर एक फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया अगर चूज करेंगे, उसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है अगर वो पता चल जाए तो छोटे छोटे एरियाज को जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। तो 3 एरिया हम लोगों को चूज करना है सिलेंडर के केस में, स्फीयर में तो एक में ही बन जाता है ना। सपोज यहां पर जो सरफेस एरिया हम लोग चूज किए हैं उनका नाम दे देते हैं, ठीक है, और ये सपोज कर लो ये जो सरफेस है ये इस पॉइंट से यहाँ पर ये जो सेंटर है, इस प्लेन शीट का जो सेंटर है यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है r, और यहाँ से ये भी r डिस्टेंस की दूरी पर है, कितने डिस्टेंस की दूरी पर है r, ठीक है, यहाँ से इस सरफेस तक का डिस्टेंस कितना है r, यहाँ से इस सरफेस तक का डिस्टेंस भी कितना है r, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एरिया हम चूज किए, सपोज ये वाला एरिया जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसे सपोज हम बोले ds1 वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर जो सरफेस चूज करेंगे उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से, इधर जो सरफेस चूज करेंगे बच्चों उसका एरिया वेक्टर इधर होगा, सपोज इट इज ds2 वेक्टर, इधर जो एरिया हम चूज करेंगे उसका सरफेस एरिया वेक्टर इधर होगा, सपोज इट इज ds3 वेक्टर, ds3 वेक्टर है ना, ds3 वेक्टर, ये हो गया सरफेस हम लोग चूज कर लिए। अच्छा, यहाँ पर जो प्लेन शीट है उसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। यहाँ पर अगर एक चार्ज है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। अच्छा, यहाँ पर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस यहाँ पर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग वही पुराना तरीका फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, है ना, डॉट ds वेक्टर। अब यहाँ पर 3 सरफेस हम लोग चूज किए, ds1 ds2 ds3, तो हम लोग इसे ऐसे लिख देंगे, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। हम लोग तीनों का इंटीग्रेट कर देंगे, इस सरफेस का इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स यहाँ पे कितना है पता चल जाएगा, इधर से कितना फ्लक्स निकल रहा है, इस सरफेस को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो इधर से कितना फ्लक्स निकल रहा है पता चल जाएगा, और कर्व्ड सरफेस को इंटीग्रेट कर देंगे तो कर्व्ड सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है वो पता चल जाएगा। ओके, तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ds1 वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो E ds1 एंगल कितना 90, तो cos 90 डिग्री प्लस E ds2 दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ E ds2 cos 0 डिग्री प्लस E ds3 इंटीग्रेशन ऑफ E ds3, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ds3 का डायरेक्शन भी इधर, तो पॉजिटिव है, एंगल 0 डिग्री cos 0 डिग्री, ये टोटल क्या निकल रहा है फ्लक्स, है ना, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। तो ये कितना है देखो, ये cos 90 है बच्चों, तो ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, है ना। अब बचा E ds2 cos 0, E ds3 cos 0, तो हम लोग लिखेंगे E ds2 E इंटीग्रेशन ऑफ ds2 प्लस E इंटीग्रेशन ऑफ ds3, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ds3, ओके। cos 0 का वैल्यू 1, तो बचा क्या E ds2, cos 0 का वैल्यू 1, तो बचा क्या E ds3, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है उसे बाहर ले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर चला गया, E ds2 प्लस E ds3। अच्छा बताओ
सिलेंडर में ये वाला सरफेस एरिया जितना होता है इधर का सरफेस एरिया भी उतना ही होता है ना। सपोज इसका सरफेस एरिया ए है तो इस सरफेस का एरिया भी कितना होगा ए। तो यहाँ पे अगर हम ds2 को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया कितना होगा ए, ds3 को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया कितना होगा ए। तो हम यहाँ पर फ्लक्स लिख सकते हैं, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल्स टू EA प्लस EA, दैट इंप्लाइज फ्लक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ EA। ठीक है, ये मैथमेटिकली हम लोग निकाल लिए बच्चों। ओके, अब आते हैं गॉस लॉ क्या कहता है ना। गॉस लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ phi is equals to q by epsilon naught, है ना। अच्छा, इसे इक्वेशन 1 बोल दिए और इसे इक्वेशन 2 बोल दिए। अब उसके बाद इक्वेटिंग 1 and 2, ठीक है, इक्वेट कर देते हैं। तो वहां फाई का वैल्यू कितना है 2EA इज इक्वल्स टू, यहां फाई का वैल्यू कितना है q by epsilon naught। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर देखो वापस से q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा a, सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू q बाई एरिया। तो q कितना हो जाएगा सिग्मा इनटू एरिया। तो q की जगह हम पुट कर देंगे सिग्मा इनटू एरिया, दैट इंप्लाइज 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। q की जगह बस हम क्या पुट करते हैं सिग्मा a। अच्छा, a और a दोनों साइड से कैंसिल। अब हम लोग लिख सकते हैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई ये 2 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ड्यू टू ए प्लेन शीट। ओके, सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। आपके लिए होमवर्क भी है, ठीक है, ये पहले आप देख लो अच्छे से, है ना। क्या किए एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। एक हम लोगों को प्लेन शीट दिया गया था, उसमें बहुत सारे चार्ज मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड थे यूनिफॉर्मली। हम लोग क्या किए ना, उसके जैसे सपोज कर लो ये एक प्लेन पेपर है ना, ये सपोज कर लो एक प्लेन पेपर है, ठीक है। अब इसमें सपोज कर लो बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। हम क्या किए, एक सिलेंडर इस तरीके से इधर और एक सिलेंडर मतलब एक ही सिलेंडर इसको क्रॉस करता हुआ है ना गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे फिर ना, इस सरफेस पर निकालेंगे टोटल फ्लक्स, इस सरफेस पर टोटल फ्लक्स और इस सरफेस पर टोटल फ्लक्स, तीनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल नेट फ्लक्स मिल जाएगा। इस सरफेस में एक छोटा सा एरिया चूज किया ds2, इस सरफेस में एक छोटा सा एरिया चूज किया ds1, इस सरफेस में एक छोटा सा एरिया चूज किया ds3, तीनों को इंटीग्रेट किए और हम लोगों को फ्लक्स मिला दैट इज 2EA। कितना मिला 2EA। फिर हम लोग गॉस लॉ के पास आए। गॉस लॉ बोलता है कि phi is equals to q by epsilon naught। तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिए तो हम लोगों को मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 epsilon naught। समझ में आ गया? ओके, तो ये एप्लीकेशन हुआ खत्म। ओके, अब आप लोग बुक में देखोगे एक चीज और दिया गया है, उसे आप लोग होमवर्क के आकार में करोगे, है ना। तो होमवर्क क्या है लिखो, ठीक है। होमवर्क, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged thin spherical cell, कहां पे निकालना है ना, आउटसाइड द शेल, दूसरे बिट में निकालना है ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, और तीसरे पॉइंट में निकालना है इनसाइड द शेल। ठीक है, तो ये बच्चों ये आपका होमवर्क है। मतलब क्या है, देखो वो बोल रहा है कि एक थिन स्फेरिकल शेल है, ठीक है, और उसके बाहर में चार्ज है, ठीक है। अब आपको निकालना है कि इसकी वजह से यहाँ पर आउटसाइड द शेल, इस पॉइंट पर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ऑन द सरफेस यानी कि इस पॉइंट पर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इनसाइड द सेल यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। आपके बुक में दिया है तो आप लोग उसे देखें और खुद से ट्राई करें, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग उसे भी डिस्कशन कर लेंगे। सो विद दिस आपका पहला चैप्टर होता है बच्चों खत्म, है ना। इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके सारे डाउट्स वगैरह जो भी हैं उन्हें आप क्लियर कर लोगे तो बेटर होगा, ठीक है। तो बच्चों ये था लास्ट वीडियो पहला चैप्टर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।